Good morning, everyone. Today we will do newspaper of 11th January. Coming to first article, it is on page number 8. It gives certain important points regarding the India-Poland relationship. तो कुछ छोटे से हिस्ट्री है रिगार्डिंग द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द पोलैंड एंड इंडिया. तो कुछ कुछ पॉइंट्स है वी विल जस्ट मेंशन हियर. First is India and Poland both are victims of foreign imperialism and have fought together. They have fought for the freedom. दूसरा है कि during World War II, the Indian Maharaja received Polish refugee in their soil in Jamnagar, Gujarat. There was a shelter for 1,000 Polish children in Kolhapur, Maharashtra, and they stayed there when they fled from the Nazi Germany. उसके बाद इंडिया एंड पोलैंड established diplomatic relation in 1954. Right now, the foreign trade is around $4 billion and it will reach much more in coming years. Operation Ganga, that is 6,000 Indian student that has been rescued from Ukraine by Poland. फर्दर क्या क्या इसमें हेल्प कर सकते हैं इंडिया और पोलैंड के बीच में. पहला है कि ट्रेड एरियाज में वी कैन इंक्रीज द culture and people's contact, such as Indian restaurant, Bollywood, music festival, etc. उसके बाद कि India is one of the largest producer of generic medicine which can be exported to Poland. Polish has thriving food sector regarding apple and blueberries. It can be imported. और Poland can be used by India to reach Europe from Central Asia. तो ये सब एरिया में इंडिया और पोलैंड एक अच्छे तरीके से एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं. Then next article is on page number 11 regarding the Defense Acquisition Council. तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड कौन होता है? तो वो डिफेंस मिनिस्टर होता है. तो इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. उसके बाद इट हैज़ अप्रूव्ड अराउंड 4,276 करोड़ रुपीस. तो उसमें हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और साथ ही साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फॉर द आर्मी, ब्रह्मोस लॉन्चर, फायर कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. और नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन पेज नंबर 14 रिगार्डिंग द जीएसटी इशू. तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि हमें जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ गेमिंग को देखना नहीं चाहिए. अगर ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करेंगे ऑनलाइन गेमिंग पर तो जो इंडस्ट्री होगा उस पर प्रेशर बढ़ेगा और साथ ही साथ जो ग्रोथ है वो हो सकता है कम. ओवरऑल यही बोलना चाह रहे हैं. तो अगर आप उसको माइक्रो पर्सपेक्टिव देखा जाए तो पहला है कि गेम ऑफ चांस होता है और गेम ऑफ स्किल होता है. तो गेम ऑफ चांस में इसमें गेम ऑफ चांस जो होता है जिसमें आपके पास एक स्किल ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको लक ज़रूरत है. तो लूडो हो गया गेम ऑफ चांस. और साथ ही साथ और भी होता है गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ स्किल होता है फॉर एग्जांपल रमी, पोकर, ब्रिज, पजल, फिर पबजी, ये सब गेम ऑफ स्किल है. तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल. पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 excluded game of skill from expression of gambling. Ministry of Electronics and IT have come up with the draft notification to regulate the online gaming, that is game of skill. हॉर्स रेसिंग को पहले गेम ऑफ चांस डिक्लेयर किया गया था लेकिन जजमेंट में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हॉर्स रेसिंग ए पार्ट ऑफ गेम ऑफ स्किल, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज गैम्बलिंग। उसके बाद बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि इफ पर्सन इज प्लेइंग विद 1,000 रुपीज और कुछ भी, और उसमें जीतते हैं इन द गेम ऑफ स्किल, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 28% जीएसटी लेवा ही होता है। तो और कुछ 28% कम गेमिंग कंपनी को मिलता है। तो जो पॉपुलैरिटी ऑफ द ऑनलाइन गेम है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है कोविड पीरियड के बाद से। तो जो जीएसटी है वो भी इंक्रीज करेगा अगर आप लेंगे जी हाई जीएसटी। लेकिन ये बताना चाह रहा है कि अगर आप टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएंगे थ्रू हाई जीएसटी इन गेम ऑफ स्किल, तो हो सकता है कि उससे एक गेमिंग सेक्टर को हर्ट हो। दैट इज इफ देर इज गोइंग टू बी अ टीडीएस ऑन 30% and further GST at 28% on winning, it will be death of online gaming industry. तो इट इज इकोनॉमिकली अनवाइज कि ऑनलाइन गेमिंग को हमेशा जीएसटी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और टैक्स कलेक्शन पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जो ऑनलाइन गेमिंग का है इसको भी एग्जामिन करना चाहिए। अगर ज़्यादा जीएसटी लेंगे तो हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट कम हो इंसेंटिव कम होगा, कम होगा तो लोग उसको खेलेंगे नहीं और ऑनलाइन गेमिंग का ग्रोथ कम हो सकता है। तो ये सब इश्यूज को देखना चाहिए। फर्दर कुछ डेटा पॉइंट है नेक्स्ट आर्टिकल में। पहला है कि अभी 7 जज था 1950 में, 34 हो चुका है। नेक्स्ट 25 ईयर्स में और भी एक्सपेंशन होगा जुडिशरी में। उसके बाद ई फाइलिंग और टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए जुडिशरी में जो बैकलॉग केसेस है उसको डील करने के लिए। उसके बाद की जो कोलोनाइजेशन है जुडिशरी का, तो वो उसको हटाना चाहिए। फॉर एग्जांपल माई लॉर्ड प्रैक्टिसेस होता है, माई लेडी माई लॉर्ड, उसको हटाना चाहिए, सर मैम से रिप्लेस करना चाहिए। और भी जो छुट्टी से वेकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़्यादा है, फर्दर अलाउंस और जो हेल्पर है सुप्रीम कोर्ट में एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज वो बहुत ज़्यादा है, इसको कर्टेल करना चाहिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इंडिया रोल इन ब्रिजिंग द टू डिफरेंट कम्युनिटीज सच एज ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। तो ये एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि 20th सेंचुरी में ब्रिटिश का राइज हुआ था, उसके बाद फिर ये अमेरिकन का राइज हुआ। 50s में अमेरिकन और सोवियत यूनियन के बीच में टकराव हुआ। तो डो तो तो जब बाईपोलर वर्ल्ड था उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना 1991 के बाद से। तो इसमें जो नाम का कॉन्सेप्ट था नॉन अलाइंड मूवमेंट का वो डिक्रीज हो गया। तो ये बताना चाह रहा है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट met in 1983, Iraq Iran war, Russian intervention in Afghanistan, Vietnam occupation of Cambodia had paralyzed the meeting। जब नाम का जब डिक्रीज हुआ पॉपुलैरिटी, तो देयर वाज राइज ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूशन सच एज एशियन, नाफ्टा, टू सार्क, आयोरा, बिम्स्टेक एक्सेट्रा। अभी जो इंडिया का एक रोल है रिगार्डिंग द मल्टी पोलर वर्ल्ड, तो इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफ्यूजिंग टेंशन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। और साथ ही साथ इंडिया कैन ऑल्सो गिव द होप टू द ग्लोबल साउथ रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ BRI एंड डेट ट्रैप ऑफ चाइना। उसके बाद जो भी इश्यूज है जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रेड इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और फिर एनर्जी ट्रांजिशन, इस पर इंडिया एक लीडरशिप रोल में प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स दैट कि जापान का जो अपना एक टेंडेंसी है रिगार्डिंग द डिफेंस वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। जापान ऑन अ सेंटिमेंटल वैल्यू इज कंजर्वेटिव रिगार्डिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन। तो लेकिन हालांकि जापान को भी अपने आप को बचाव करना है विद रिगार्डिंग टू चाइना, तो जापान इज ऑलरेडी मॉडर्नाइजिंग इट्स मिलिट्री, इट इज इंक्रीजिंग द डिफेंस एक्सपेंडिचर। बट दिस आर्टिकल टॉक्स दैट अगर जापान न्यूक्लियर हुआ, मतलब इफ जापान गोज न्यूक्लियर, इंडिया शुड वेलकम इट।
and India should collaborate with Japan in harnessing the nuclear technology both for civilian purpose and also defense purposes. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द यूजीसी रेगुलेशन. ये बताना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी इन 2022 बजट में द यूनियन बजट हैज गिवन लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एफडीआई इन एजुकेशन. फर्दर बाहर से जब फॉरेन हायर एजुकेशन अपने कैंपस इस्टेब्लिश करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व बचेगा और इंडिया में जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए उनका भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, लोन ट्रैप में फंस जाते हैं, वो कम हो. और एक सोशल मीडिया का ज़माना है, हाई डिजिटल एक इकोसिस्टम है, उसके तहत आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन प्रोफेसर्स एक्सेट्रा. तो उससे जो एक डिजिटल कनेक्ट है विथ द एग्जिस्टिंग क्लासरूम, वो गैप कम होगा. Then next article talks about the cold wave. Why Northwest India is shivering. So Delhi and other Northwest India has been under cold wave, or the minimum temperature was around 1.9 degrees Celsius on January 8. Second lowest minimum temperature in January in 15 years. तो what is cold wave? What is cold? तो IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बताते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर इन द प्लेन्स 4 डिग्री और लेस, और साथ ही साथ मिनिमम टेम्परेचर इज 10 डिग्री एंड 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री बिलो द नॉर्मल अगर होगा तो उसे कोल्ड वेव कहा जाएगा. तो क्यों हो रहा है उसके कारण रीजन है कि वेस्टर्ली एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड ऑफ अराउंड 5 to 10 किलोमीटर इन एन आफ्टरनून हैव बीन आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द डिप इन टेम्परेचर. Further, fog is also impacting the temperature, which is preventing the sunlight and from reaching the surface. तो उससे रेडिएशन जो होता है रात में वो कम होता है. There is no heating in the daytime, or impact of foggy and cloudy night is also associated with warmer night. But the fog remains for 2 or 3 days. Cooling begins even at night. Light winds, high moisture near the land surface has also been contributing to the formation of blanket of fog over the Indo-Gangetic plains. तो 3-4 पॉइंट क्या गया वो इसमें पहला है कि blowing of westerly and north westerly winds is being contributing to dip in temperature. उसके बाद month of fog that is preventing the sunlight from reaching the surface. उसके बाद light wind and high moisture near the land surface. ये 3-4 रीजन के कारण ठंड जो कोल्ड वेव है वो ज़्यादा हुआ इस पर. ओजोन होल एंड हाउ इट इज filling up. The new assessment says that ozone layer will recover to 1980 values by 2066 over Antarctic, or Arctic by 2045. So depletion of ozone layer first noticed in 1980s. It was the biggest environmental threat before the climate change. जो ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली अपर एटमोसफेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में. ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है दैट इज 10 to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट इज एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रे फ्रॉम द सन. लेकिन अगर यूवी रे अगर पास हो जाता है ओजोन लेयर से तो स्किन कैंसर होने का खतरा है एंड अदर डिजीजेस एंड डिफॉर्मिटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल. तो 1980s में देयर वाज अ शार्प ड्रॉप इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन. ओजोन होल नहीं हुआ था लेकिन कंसंट्रेशन जो था लेयर का वो कम होते गया. लेकिन अभी जो है वो इम्प्रूव कर रहा है और करेंटली जो पॉलिसीज इनिशिएटिव है बाय द जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है और प्रोटोकॉल सच एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके तहत में
ओजोन लेयर वापस से रिकवर हो जाएगा टू 1980 वैल्यू बाय 2066 ओवर अंटार्कटिका एंड 2045 ओवर आर्टिक। तो सक्सेस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट कैन गिव मोटिवेशन टू द क्लाइमेट चेंज इशू, क्योंकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है उसको कैसे उसको यूज़ किया गया हटाने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया गया, कैसे हर कंट्रीज़ ने उस पर एक सहमति हासिल की, वो पूरा जो एक एक केस स्टडी है दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। The next article is on page number 23, which talks about the GDP. It talks about that GDP gain जो हो रहा है, it will help government to meet its fiscal deficit target in 2023, क्योंकि जो सब्सिडी बिल है वो बढ़ते जा रहा है और हायर नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट दैट इज 15.4%। उससे क्या होगा, जो फिजिकल डेफिसिट है जो गवर्नमेंट का दैट इज 6.4%, वो मीट कर सकेगा। फिजिकल डेफिसिट आर एक्सपेक्टेड टू कम इट एट अराउंड 10.58 लाख करोड़ एंड 17.61 लाख करोड़ इन फिजिकल। जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू higher than the budgeted 9.9 lakh crore and 16.61 lakh crore in 2023. That is, the fiscal deficit will be at around 3.8% and 6.4% of GDP. तो हायर जीडीपी जब गेन होगा तो उसके कारण जो फिजिकल डेफिसिट जो मीट करने का जो एक कैपेबिलिटी है सरकार का, जो गवर्नमेंट का, वो हो सकेगा। For the next article talks about the remittance of the overseas Indian. The remittance by overseas Indian were about $100 billion for 2022. It has increased by around 12%. Now coming to January 12th, we will do articles from page number 21. That is, Odisha is welcoming the World Cup of Hockey. It has spent around 1000 crores. तो अभी राहुल केदार बिरसा मुंडा स्टेडियम जहाँ पे वर्ल्ड कप मैच होगा, it will help to increase the revenue and also the brand of Indian hockey around the globe. And coming to next article, next article talks about Defense Acquisition Council that has accepted of very short range air defense system developed by DRDO. तो मिसाइल सिस्टम है क्या? It is meant to kill low altitude aerial threat at short ranges. It is a man pad, that is man portable. कंधा पर रख के इसको शूट कर सकते हैं। It can be launched from ground based portable launcher. It is portable, lightweight, and it can be deployed in the mountain close to LAC in a short notice. तो 2-3-4 साल में इसको इंडक्ट किया जाएगा बेसिकली इंडियन आर्मी में या इंडियन बॉर्डर फोर्स। The next article talks about the cost of pilgrimage.
It talks about that there is a important economic sector regarding to pilgrimage. जैसे for every Muslim, it is expected to visit the house of God Kaaba in the holy city from where the Prophet Muhammad prayed before him the Ibrahim and before him the Adam and an angel. Thus, this has created number of jobs across the Islamic world thanks to 2.5 million annual pilgrim. Saudi Arabia revenue from religious tourism is expected to reach around $350 billion. तो $350 बिलियन 2030 में इंक्रीज करेगा रिगार्डिंग द रिलीजियस टूरिज्म। तो इंडिया में भी होता है, जैसे मेघ मघ मेला प्रयागराज, पूरी रथ यात्रा, और साथ ही साथ जो रिलीजियस कंट्री है इसमें हंड्रेड्स ऑफ हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट पिलग्रिम स्पॉटेज है, इसको भी जैसे प्रसाद स्कीम के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। तो उससे भी इंडिया जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, राम जन्मभूमि टेम्पल हो गया, ये सबसे। The next article talks about the Chinese import in 2023. The India's import from China has dropped 7.6 billion in a year, in a month. लेकिन ओवरऑल जो इम्पोर्ट है वो बढ़ा है with regarding to China. Total export have increased by 12%. Name. Then next article talks about the scheme PM Garib Kalyan Anna Yojana. The center has named its new free food grain scheme under National Food Security Act 2013 as Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. It will be it has implemented from 1 January, giving subsidized food grain to 80 crore poor people at rupees 3 per kg, 2 rupees per kg of wheat, 1 rupee per kg of coarse grain. That's all for today. Thank you.